नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रजनी राय और हम देख रहे हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे हड्डी रोग विशेषज्ञ से। दर्शकों, हम जानते हैं कि हड्डी रोग से आजकल 80 से 90% लोग जूझ रहे हैं, चाहे वो घुटने की परेशानी हो या फिर पीठ के दर्द हो या फिर कमर के दर्द हो। इन सब से लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो हम बात करने के लिए पहुंच गए हैं अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में। तो हम बात करेंगे दर्शकों यहाँ के निदेशक डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी से। तो आइए दर्शकों, मिलते हैं उनसे। तो दर्शकों, हम आ गए हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में। तो जैसा कि दर्शकों मैंने आपको पहले बताया था कि हम हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिलने जा रहे हैं और हड्डी से जुड़ी तमाम जानकारियां कि किस तरीके की बीमारी से आजकल के लोग जूझ रहे हैं, उसकी जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेंगे और यहाँ पे उपलब्ध सुविधाओं पे भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं यहाँ के निदेशक डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम में। तो सर, मैं बेसिकली आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आए दिन आप देख रहे हैं कि कैसे कैसी समस्याएं, हड्डी से जुड़ी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर किस तरीके की मरीज आते हैं, किस तरीके की समस्याएं लेकर के आते हैं हड्डी से जुड़ी? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये अस्पताल जो है, इसका नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल है और यहाँ हड्डी, अस्थि रोग और स्नायु रोग मतलब न्यूरो के लिए ये एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तरह इसको विकसित किया गया है। 2006 में इसका नामकरण हुआ था। पहले इसको राजवंशी नगर अस्पताल के रूप में जाना जाता था। हमारे जो जयप्रकाश जी का इलाज इसी अस्पताल में हुआ था। उनकी इच्छा थी कि इस अस्पताल का, इसके नाम, उनके हड्डी का एक अस्पताल बने। तो फिर इस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि इस अस्पताल को एक हड्डी और नस के रूप में विकसित किया जाए। और 2006 से आज तक 2022 तक इस अस्पताल में बहुत सी बदलाव आ गई है और एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में राजवंशी नगर, जो पटना के मध्य भाग में है, चिड़ियाखाना के ऑपोजिट है, और यहाँ हम लोग काफ़ी चिकित्सकों के साथ हड्डी का एक बेहतरीन इलाज लोगों को दे रहे हैं। तो सर, यहाँ पे सर्जरी के लिए किस तरह के रोगी आते हैं? यहाँ पे ज़्यादातर किस चीज़ों की सर्जरी ज़्यादा होती है? देखिए, यह अस्पताल चूँकि हड्डी, अस्थि रोग और स्नायु रोग से संबंधित है, तो यहाँ पर प्रतिदिन करीब 600 मरीज ओपीडी में आते हैं, जिसमें मिला जुला रहता है। जनरल समस्याओं के लिए भी यहाँ पर चिकित्सक ओपीडी करते हैं। महिला से संबंधित हमारे यहाँ कुछ महिला चिकित्सक भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, वो भी अपना ओपीडी करती हैं। और न्यूरो के भी डॉक्टर, न्यूरो सर्जन भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, उनका भी ओपीडी चलता है। और हड्डी के लिए तो विशेषकर कई चिकित्सक हैं जो एक साथ कई ओपीडी हम लोग का चलता है। और इसमें एक हमारे यहाँ 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज भी चलता है, जिसमें कोई भी ट्रॉमा हो हड्डी से रिलेटेड, नस से संबंधित, उसको हम लोग यहाँ पर इलाज करते हैं। सर, आपने अभी ट्रॉमा का जिक्र किया, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वर्तमान समय में यहाँ पे जो भी उपलब्ध सुविधाएं हैं, आप उन पे चर्चा कीजिए। देखिए, ट्रॉमा से संबंधित हर एज ग्रुप में हड्डी का प्रॉब्लम हम लोग को मिलता है। जैसे बच्चे अगर जन्म लिए, उनका पैर टेढ़ा है तो वो क्लब फुट के रूप में जाना जाता है, वैसे भी मरीज आते हैं हमारे यहाँ, उनका भी इलाज हम लोग करते हैं। उसके बाद छोटे बच्चे प्रायः पैर पर चढ़ते हैं, गिर जाते हैं, तो उनको कई तरह की हड्डियाँ टूटती है, हाथ की, पैर की, तो वैसे भी मरीज मेरे यहाँ आते हैं जो हड्डी तोड़ के आते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग। फिर उसके बाद और बड़े, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले लोग आते हैं यहाँ। उसमें आजकल देखा जा रहा है कि पहले जो एक्सीडेंट होता था उसमें एक हड्डी, दो हड्डी टूटती थी, लेकिन आजकल जो हेवी व्हीकल एक्सीडेंट हो रहा है, हाई स्पीड व्हीकल हो गए हैं, उसके कारण जो हम लोग देख रहे हैं वो बहुत पॉलीट्रॉमा की तरह पेशेंट्स हैं। कई अंगों का हड्डी टूट जाता है और उसको हम लोग यहाँ पर
उसका भी इलाज करते हैं। फिर ओल्ड एज में जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डी का कमज़ोर हो जाना, हड्डी का घिस जाना, ये सब चीज़ ऐसी भी मरीज हमारे पास आते हैं। फिर कुछ इन्फेक्शन वाले भी आते हैं जो कहीं अन्य जगह पर ऑपरेशन करा लिए और उनको इन्फेक्शन हो गया और बाहर बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं, अब उनके पास कोई पैसा खर्च करने के लिए नहीं है। वैसे भी मरीजों को हम लोग यहाँ पर पनाह देते हैं उनको, चूँकि ये हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और ये अस्पताल में पैसे नहीं लगते हैं, तो वैसे भी मरीजों का हम लोग यहाँ पर इलाज करते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो शुरू में ही आए हैं लेकिन उनको ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है। आयुष्मान भारत के तहत उनका हम लोग ऑपरेशन करते हैं, जिनका नाम उस आयुष्मान भारत के लिस्ट में दिखता है, उसको भी हम लोग हर एक मरीज को पूछ लेते हैं कि आप आयुष्मान भारत के हैं, इसको चेक करते हैं। और आयुष्मान भारत के तहत अगर कोई भी मरीज का ऑपरेशन हम लोग करते हैं तो वो निःशुल्क होता है। सारे उसके जो सभी खर्च जो है वो यहाँ पर निःशुल्क उनका किया जाता है। उसके लिए हमने एक विशेष वार्ड भी बना रखा है, आयुष्मान भारत वार्ड, और उसमें हम लोग उसको भर्ती करते हैं। उसके बाद जैसे बहुत ऐसे भी मरीज़ होते हैं जो आयुष्मान भारत में नहीं हैं लेकिन गरीब हैं, निर्धन हैं और ऑपरेशन का खर्च नहीं बेयर कर सकते हैं, वो वैसे मरीजों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के भी एक फंड योजना से, मुख्यमंत्री राहत कोष से वैसे भी मरीजों का ऑपरेशन किया जाता है। और विभाग जो है, स्वास्थ्य विभाग, इसमें कतई देर नहीं करती है और जल्द से जल्द इसका अप्रूवल देके ऑपरेशन कराने में सक्षम होती है। इसके बाद ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारा स्पोर्ट्स इंजरी वाले पेशेंट्स आते हैं और हम लोग एक प्रपोज़ल सरकार को दे रहे हैं स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट बनाने के लिए, जो जल्द ही सरकार के द्वारा उसको बनाया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो गठिया के मरीज हैं, जिनको जोड़ों का दर्द होता है, उस तरह के भी मरीज आते हैं जिनको दवाइयों से, कुछ ऑपरेशन करके, कुछ का सूजन हो गया उसमें से पानी निकाल करके हम लोग उनका इलाज करते हैं। तो वो गठिया का भी एक बड़ा सेक्टर है जिसके भी मरीज हम लोग के पास आते हैं। इसके अलावा कैंसर का भी बहुत सारा ऐसा बीमारी है जो हड्डी को प्रभावित करता है, उस तरह के भी मरीज आते हैं। उनका हम लोग प्रारंभिक इलाज जांच करके उसको उसके गंतव्य जो ऐसे अस्पताल हैं जहां पर कैंसर का इलाज होता है वहां हम लोग उसको भेज देते हैं। हमारे यहाँ चूँकि एक सिंगल डिसिप्लिन का ये अस्पताल है, सिर्फ हड्डी का अस्पताल है, जैसे ये मेडिकल कॉलेज और दूसरे अस्पतालों से भिन्न है, उसमें हर तरह के डिसिप्लिन के लोग रहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, डायलिसिस है, ये सारा चीज़ की व्यवस्था होती है। तो जो हाई रिस्क पेशेंट होता है उसको हम लोग अभी नहीं करते हैं, चूँकि ऐसे में हाई रिस्क पेशेंट को करने से हमें प्रॉब्लम है कि उसको हम लोग भेज देते हैं जो मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर वाले सेंटर में। और इस तरह से हम लोग सभी मरीजों को घुटना बदलना हो, कूल्हा बदलना हो, ये सारा काम हड्डी से रिलेटेड सारा आधुनिक कार्य भी हम लोग यहाँ करते हैं। जैसे स्पोर्ट्स इंजरी में लिगामेंट का टूटना, जैसे ACL का टूटना, मेनिस्कस का टूटना, जिसको कि आर्थोस्कोपिक मेथड से ऑपरेशन किया जाता है, वैसे भी ऑपरेशन हमारे यहाँ किया जा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हड्डी का सारी व्यवस्था हमारे सरकार के द्वारा दी गई है और हम लोग उसको करने में सक्षम हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक दिक्कत है कि हमारे बेड्स एक सीमित संख्या में हैं और इस सीमित संख्या में बेड होने के कारण और मरीजों का आने का जो ये है वो काफ़ी अधिक है, तो बेड्स हमेशा भरे रहते हैं, पूरे बेड्स भरे रहते हैं। इसलिए नए पेशेंट्स को लेने में हमें बहुत परेशानी होती है। हमारे यहाँ 4 ऑपरेशन थिएटर है जिसमें निरंतर हम लोग ऑपरेशन करते हैं और जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कि लोगों को ऑपरेशन करके उनके घर भेज दिया जाए। सर, जैसा कि अभी आपने गठिया रोग का जिक्र किया हमारे दर्शकों के सामने, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि इससे कैसे दर्शक हमारे निजात पाएं और इसके बारे में कुछ संक्षिप्त विवरण हमारे दर्शक को दीजिए। देखिए, गठिया रोग एक शरीर के इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है।
जैसे कुछ बीमारियां हैं, जैसे टीबी का बीमारी, तो वो एक जीवाणु के कारण होता है। वो जीवाणु आपके अंदर प्रवेश करता है, आपके शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, जीवाणु उस पर प्रभावित हो जाता है और वो टीबी का लक्षण से उसे मिलने लगता है। लेकिन गठिया रोग में कोई जीवाणु नहीं है, ये आपके शरीर के अंदर मौजूद जो इम्यूनिटी है उसके कारण, ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, उसके कारण आपको गठिया रोग आता है। अब जिसके अंदर इम्यूनिटी कम है उसको ये गठिया रोग दिखने लगता है। गठिया रोग जोड़ों का एक बीमारी है जिसमें कि जोड़ सब में पेन होने लगता है और उसमें विकृति आने लगती है। लेकिन अगर इसको लोग समझ करके सही समय पर इसका इलाज कराएं तो इसको काफ़ी हद तक हम लोग काबू कर लेते हैं। अपने इम्यूनिटी को अगर इम्प्रूव करें, जैसे हरा सब्जी, ओपन एयर में अपना मूवमेंट, घूमना, मॉर्निंग वॉक करना, बेफजूल का चीज़, गलत चीज़ का खाने में सेवन नहीं करना, और इस तरह से हम लोग अपने शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे तो हम गठिया रोग से निजात पा सकते हैं। फिर गठिया रोग में भी बहुत तरह के गठिया है, जैसे एक गाउट में कहते हैं। गाउट क्या है? तो वो भी जोड़ का है, जिसमें कि जोड़ में दर्द स्टार्ट होता है, यूरिक एसिड के अधिक हो जाने से ये दर्द होता है। तो इसके लिए भी हाई प्रोटीन डाइट कम करना है। कभी कभी किसी का किडनी का प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी यूरिक एसिड बढ़ता है, वहाँ भी गाउट का प्रॉब्लम हो सकता है। उस तरह से एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी जो है वो पूरा स्टिफ हो जाता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी व्यक्ति को एक तरफ से दूसरे तरफ घूमने में वो पूरा शरीर घुमाता है, तो वो उसका पूरा बॉडी जो है, उसका स्पाइन जो है वो स्टिफ होकर के बैम्बू स्पाइन बन जाता है, मतलब एक भाग में आ जाता है, इसलिए वो उसमें लचीलापन खत्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ है कि जानकारी नहीं होने के कारण लोगों में होता है। अगर उसको अपना दर्द स्टार्ट हुआ, पेन हुआ, तुरंत अपने चिकित्सक से मिलता है तो वो उसके लिए टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं और उसमें वो डायग्नोसिस बना लेते हैं कि ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, और उसके लिए डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग सब है अवेलेबल, जिसको दिया जाता है और उसको बहुत हद तक हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गठिया रोग का इलाज ऐसा नहीं है, उसको हम लोग कम जरूर करते हैं सही समय पर। उसके लिए अलग एक विभाग भी है रूमेटोलॉजिस्ट का जो इसके लिए करते हैं, लेकिन हड्डी वाले लोग भी करते हैं इसको, जहाँ उसमें ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशन की आवश्यकता है। जैसे बड़े बड़े जोड़ इन्वॉल्व हो गए तो उसमें सूजन आ गई, तो उसके सूजन में जो पानी आ जाता है उसको हम लोग निकालते हैं। इस तरह से हम लोग गठिया रोग पर विजय पाते हैं अर्ली इंटरवेंशन से, लाइफस्टाइल बदल करके, और इससे लोग को घबराना नहीं है। सर, अभी आपने जिक्र किया कि जब पेशेंट यहाँ पे एक्सीडेंट के बाद आते हैं तो पहले देखा जाता था कि मतलब हड्डी जो टूटती थी वो जॉइंट से टूटती थी अगर वो एक्सीडेंट किए तो, लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि हड्डी अब पार्ट्स में टूट रही हैं, तो उसका क्या कारण है, किस वजह से मतलब ये सारी चीजें हो रही हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, कोई भी फ्रैक्चर जो होता है वो फ्रैक्चर जैसे कोई फोर्स अगर लगा और वो फोर्स कहीं पर डिसमिनेट कर रहा है तो वो वहाँ से टूट जाता है। जो उसके गलत डायरेक्शन में फोर्स आया तो उस हड्डी को तोड़ देता है। तो पहले जो वेलोसिटी था फोर्स का वो कम हुआ करता था, और अब जो स्पीड हो गया हाई व्हीकल वेलोसिटी से, तो वो कई जगह पर उसके फोर्स लगते हैं और उससे कई जगह की हड्डियाँ टूट जाती है। तो इस तरह से जब वो पेशेंट हम लोग के पास आता है तो उसको हर तरह का, जैसे उसको स्लैब लगाते हैं, फिर उसके हर एक पार्ट को हम लोग उसके जोड़ते हैं, उसमें नेलिंग हुआ, प्लेटिंग हुआ, ये सब चीज़ को हम लोग को करना पड़ता है। तो इस तरह से अभी हम लोग बदलाव देख रहे हैं। पुराने ज़माने में जो हड्डियाँ टूटती थी और आज के ज़माने में जो हड्डियाँ टूट रही है उसमें एक बदलाव देखा जा रहा है। पहले सिंपल फ्रैक्चर हो गया रहता था, आजकल फ्रैक्चर हो करके उस चमड़े से भी बाहर हो जाता है, कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया, उससे खून आ गया तो वो इन्फेक्शन का चांस होता है। इसलिए उसमें इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें और उसको हम लोग जल्द से जल्द इलाज करके ठीक करें। कभी कभी हम देखते हैं कि
ऑपरेशन किया गया लेकिन इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन तो कॉम्प्लिकेशन है, एक बुक भी लिखता है, क्योंकि ये पूरा टीम वर्क है। तो जैसे 100 केस में 1, 2, 3 कुछ हो सकता है कि हो जाए, लेकिन जिसको हो जाता है उसके लिए तो ये 100% हो गया। तो इसलिए देखना है कि जहाँ पर मैक्सिमम वे में अच्छा रिजल्ट आना है, अगर प्लास्टर से होना है तो प्लास्टर करें, अगर प्लास्टर से सेटिस्फैक्ट्री अलाइनमेंट नहीं हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग ऑपरेशन करते हैं, और उसको मेनली है कि उसको बैक टू नॉर्मलसी लाना है, उसको फंक्शनल बनाना है। हमारे ऑर्थोपेडिक में हमारा उम्मीद और हमारा ध्येय यही होता है कि पेशेंट जल्द से जल्द अपने कार्यों में कैसे वापस लौट जाए। वो अगर उसके फ्रैक्चर हैं तो उसको कैसे जोड़ दें, और जोड़ना प्रॉपर वे में जोड़ दिए, फिर वो बैक टू नॉर्मलसी अपने फंक्शनल काम में आ जाता है। तो इस तरह से पहले और आज में काफ़ी फ़र्क हो गया। जल्दी से जल्दी हम लोग उसको ऑपरेशन करके उसको ठीक करते हैं। तो सर हम ये कह सकते हैं कि आजकल के खान पीन में भी जो बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से भी हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, जिसकी वजह से वो मतलब पार्ट टू पार्ट टूटती हैं, या फिर क्या ऐसा कारण है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, खान पान का एक बहुत बड़ा रोल है हड्डी के कमज़ोर। अभी आपने जो प्रश्न उठा दिया कि हड्डी की कमज़ोरी, तो हड्डी का कमज़ोरी भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे अगर मान लीजिए हड्डी जो है ना मिश्री के तरह सख्त होता है, अगर वो कमज़ोर होगा तो बतासा जैसा हो जाएगा। तो ना जाहिर बात है कि अगर कोई गिर जाएगा और उसकी हड्डी कमज़ोर है तो उसको फ्रैक्चर जल्दी होगा। कोई आदमी 30 साल का उम्र में अगर गिर जाता है तो उसकी हड्डियां नहीं टूटती है, लेकिन यही है 70, 75, 80 ईयर्स के लोग मामूली गिर जाते हैं, उनका कूल्हे का हड्डी टूट जाता है। बहुत कॉमन चीज़ हम लोग देखते हैं। तो वो कारण है कि ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी कमज़ोर हो जाना। हड्डी कमज़ोर होगा तो वो जल्दी घिसेगा भी, उसके डिजेनरेटिव चेंजेस भी होंगे। पुराने ज़माने में आप देखती थी कि घुटने का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो काफ़ी ज़्यादा उम्र के बाद उन लोग का हड्डी घिसता था। आज देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में ही लोगों का हड्डी घिस रहा है। तो उसका कारण है कि उनकी हड्डियां कमज़ोर हो रही है। अब जैसे बाज़ार में आपको बहुत सा ऐसा खाने का चीज़, पीने का चीज़ है जो इसको कमज़ोर करने में सहायक सिद्ध होती है। बहुत सा चीज़ में, सब्जियां में, बहुत सी चीज़ में हार्मोन्स मिला रहता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो आप खाते ही हैं, उसके कारण आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है। तो इस सब चीज़ को इजाद पाने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा। लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में नहीं जाते हैं, जिससे उनको विटामिन डी की कमी हो जाती है और हड्डियाँ मुलायम हो जाती है। तो इसलिए लोग को कहा जाता है विटामिन डी लेने के लिए, और इस तरह से हम लोग यही देख रहे हैं, कॉमन ये प्रॉब्लम है। सर हमें ज़्यादातर ये सुनने को मिलता है कि मतलब हमारे दादा को या हमारे पिताजी को अगर वो परेशानी हुई है तो आगे हमारी आने वाली पीढ़ी को भी ये परेशानी इस वजह से हो रही है कि हमारे पिताजी को और दादाजी को ये परेशानी थी। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ सर कि क्या ये जेनेटिक भी होता है? जैसे ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि घुटने के दर्द में ये समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है, तो आप थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए सर कि क्या ये जेनेटिक जो है ये कहाँ तक सच्चाई है, मतलब क्या ये सच में है या नहीं? देखिए, जेनेटिक सब चीज़ में बहुत नहीं है ऐसा। कुछ बीमारियां हैं जो जेनेटिक है, जैसे मायोपैथी है, वो सब कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है। गठिया का रोग कुछ जेनेटिक है, लेकिन घुटने का घिस जाना ये सब जेनेटिक नहीं है। बहुत सारा हड्डी टूट जाना ये जेनेटिक नहीं है। तो इस तरह से हर एक चीज़ में जेनेटिक को बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन जो जेनेटिक है वो पता चल जाता है कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो कंजेनाइटल है, और ये आपके वंशानुगत इसमें ट्रांसमिट होता है। लेकिन प्रायः बहुत सारा कॉमन प्रॉब्लम्स जो है वो जेनेटिक नहीं है, आप उसको अपने लाइफस्टाइल से एक्वायर कर लेते हैं, जो किसी पीढ़ी से पीढ़ी चलने वाली नहीं होती है। सर बढ़ती उम्र में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा घुटने के दर्द से परेशान रहते हैं। तो सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस अस्पताल में ऐसी क्या सुविधाएं आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बुजुर्गों के लिए, तो उसके बारे में सर बताइए। देखिए, हम लोग एक तो जिस बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए एक इवनिंग ओपीडी भी करते हैं जो 4 से 6 चलता है।
उसमें कुछ और भी लोग आ जाते हैं तो हम लोग देख देते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन्स लोग के लिए हम लोग उसमें प्राथमिकता देते हैं कि वो आकर के दिखा लें। और वो हम लोग का एक ओपीडी, मैं नहीं समझता कि और भी किसी अस्पताल में इवनिंग ओपीडी चलता होगा। ये हमारे एलएनजेपी अस्पताल में ही है जो इवनिंग ओपीडी भी चलते हैं। हमारे चिकित्सक रहते हैं यहाँ और वो देखते हैं मरीजों को इवनिंग ओपीडी के लिए, जो 4 से 6 चलता है। उनके लिए विशेष व्यवस्था है, उनको हम लोग प्राथमिकता देते हैं, उनको अलग से देखने की व्यवस्था रखते हैं कि वो अपना आकर के यहाँ पर दिखला लें। तो और आपने एक प्रश्न किया घुटने का प्रॉब्लम, तो घुटने का प्रॉब्लम अभी काफ़ी देखा जा रहा है। पर हर एक आदमी है जो उसमें देखते हैं कि हड्डी घिस गई, उसके घुटने में दर्द आ रहा है, और ये दर्द उसके हड्डी लाइफस्टाइल के कारण है। आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप अपने, पहले लोग साइकिल चलाते थे, आज साइकिल छोड़ दिया, हर एक थोड़ा दूर भी जाना है तो स्कूटर गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो उसके मसल्स का एक्टिविटी नहीं हो रहा है। मॉर्निंग वॉक पहले करते थे लोग, बच्चे लोग करते थे, अभी तो मॉर्निंग में ही स्कूल जाने लगते हैं बच्चे सब, तो वो भी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ओवरबर्डन हो गया है सोसाइटी, वैसा कोई माहौल नहीं है उसको बाहर जा कर के जिम में काम खेलना कूदना। पहले पार्क वगैरह में बच्चे लोग खेला करते थे, अभी उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं देखते हैं हम लोग। लेकिन सबसे है कि अगर आप संयम बरतेंगे, अपने नियम से अपना खान पान लाइफस्टाइल रखेंगे, तो आपको सब चीज़, कोई बीमारी नहीं होगा, आप निरोग रहेंगे और अच्छे ढंग से आपका लाइफ चलता रहेगा। अब जैसे फ़र्ज़ कीजिए आप एक स्वस्थ जीवन के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। स्वस्थ जीवन के लिए 4 चीज़ की आवश्यकताएं हैं। जैसे एक अच्छी गाड़ी अगर लेते हैं, कोई भी गाड़ी, उसको उसमें 4 पहिया है, और अगर एक पहिया उसका पंक्चर हो गया तो वो गाड़ी नहीं चल सकता है, चाहे वो कितनी महंगी मर्सिडीज़ ही गाड़ी क्यों नहीं हो, वो नहीं चल सकता है। उसी तरह स्वस्थ जीवन के लिए 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। जैसे सबसे पहला पहलू जो है आपका है पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आपको हर तरह का बीमारी से आपको ग्रसित हो जाएंगे। तो आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर, अपने लिए, और कि हम अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे तो हर चीज़ आपसे दूर रहेगा। दूसरा है कि आपको नियम पूर्वक एक्सरसाइज करना चाहिए। अपने लाइफस्टाइल में लोग नहीं जानते हैं, योगा करें, एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, तो उनको वो एक दूसरा स्तंभ है हमारे स्वस्थ जीवन का, तो एक्सरसाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है। अब तीसरा स्तंभ जो है वो है, आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर को थोड़ा आराम की भी आवश्यकता है। तो जैसे अगर मान लीजिए आप एक किसी गाड़ी से यहाँ से लगातार दिल्ली चले गए, दिल्ली से पटना आ गए, लगातार वो गाड़ी चल रही है, तो एक दिन जा कर के वो ख़राब हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। तो फिर इस तरह से आपको रेस्ट भी बहुत आवश्यक है, जो आप अपना नियत समय में आपको रेस्ट लें, और तब आपका जीवन जो है एक सुखमय रूप से चलेगा, जो हमारा तीसरा स्तंभ है एक स्वस्थ जीवन बिताने के लिए। अब बात आ गई चौथा स्तंभ क्या है, तो चौथा स्तंभ है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में आपको हर चीज़ प्रॉपर मात्रा में मिलना चाहिए। ये चीज़ जो है आपको आपके हिसाब से नहीं मिल पाता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये जो आपको बाज़ार से मिलेगा वही आप खाएंगे। सब्जी आप उपज नहीं कर सकते हैं, आपको वही सब्जी मिलेगा जिसमें हार्मोन है, आपको वैसे ही दूध मिलेगा जिसमें पिट्यूटरी हार्मोन डाला है। तो इस तरह से वो आपके वश में नहीं है। लेकिन बाकी 3 चीज़ जो है, जो हमने बताया, पॉजिटिव सोच ये आपके वश में है, एक्सरसाइज करना आपके वश में है, आराम करना आपके वश में है। लेकिन बैलेंस डाइट के लिए आपको ध्यान रखना है कि हर तरह का चीज़ नहीं खाएं, फास्ट फूड नहीं खाएं। आजकल बाज़ारों में इस तरह की चीज़ों का काफ़ी प्रश्रय देख रहे हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये लोग, और उस पर लोगों की चाहत होती है, वो खाते हैं। तो इस तरह से अगर हम बैलेंस डाइट करें, एक्सरसाइज करें और रेस्ट करें, और अपना इस सब चीज़ के साथ साथ हम एक पॉजिटिव थिंकिंग रखें अपने विषय में, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको किसी भी तरह का इम्यून प्रॉब्लम हो। और किसी भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है
तो उसको काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रहना है। क्योंकि अब देख लीजिए, एक ह्यूमन बीइंग जो स्वीडन जापान में है, वहाँ का एवरेज लाइफ जो है 99 साल है, 99.9 ईयर्स, और हम लोग के यहाँ एवरेज लाइफ काफ़ी कम है। तो हम लोग एक क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम लोग उस तरह से अपने लाइफ को लीड नहीं कर रहे हैं। पुराने ऋषि मुनि लोग का जीवन काफ़ी लंबा हुआ करता था, जैसा हम लोग सुनते हैं, तो उनके पास ये सारी चीज़ उन लोग थे, अपना अच्छा सोच था, सब कुछ करना था, ये था। तो इस तरह से हमारा ये मानना है कि आपको अपने स्वस्थ जीवन के लिए जो हमने ये 4 स्तंभ बताया, उसको हम अपने दर्शक को भी बताएंगे कि इस 4 स्तंभ को जरूर पालन करें और अपना एक सुखमय जीवन व्यतीत करने का आज से संकल्प लें। सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इस अस्पताल में और क्या-क्या चीजों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें थोड़ा विस्तार में हमारे दर्शक को बताइए। देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नयन अस्पताल में धीरे धीरे हमने कई सुविधाएं को एक शुरू किया है। जैसे हमारे यहाँ एक्सरे जो है मुफ्त में हुआ करते हैं और ये 24 घंटा उपलब्ध है। उसकी तरह पैथोलॉजी की भी जो सुविधाएं हैं हम मरीजों को निःशुल्क देते हैं। इसके साथ हमारे यहाँ एक सीटी स्कैन की सुविधाएं उपलब्ध है। हम लोग सीटी स्कैन का पीपीपी मोड पर एक सीजीएचएस से रेट से भी 36% नीचे, जैसे फ़र्ज करके आपको बता दें कि ब्रेन का एक सीटी हम लोग 566 रुपया में ही मात्र करते हैं, जबकि बाहर में 2500 या 2600 लिया जाता है। अभी कोविड के समय में लोग HRCT कराते थे, उसमें 4000 5000 लोग लिया करते थे। हमारे यहाँ वो सिर्फ मात्र 1069 रुपीज़ पर वो हम लोग HRCT करते हैं। फिर अपने जैसे जोड़ों का 3D CT करते हैं, वो बाज़ार में जो 6000 का है हम लोग 1573 रुपया में करते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने मरीजों को एक ऐसी सुविधा दे रहे हैं जो काफ़ी कम दर पर है, जो हर एक व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। बहुत लोग 2 बार सोचने लगते हैं कि ये हम इतने महंगी जांच कैसे कराएं, और सरकार हमें MRI भी उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। और इस तरह से हम लोग अपने अस्पताल को एक एक कड़ी करके आगे बढ़ा रहे हैं। इसी अस्पताल में अभी तो बेड की संख्या कम है, लेकिन सरकार द्वारा हमें एक और भी प्रपोज़ल मिला है। इसी अस्पताल के प्रांगण में 400 बेड का एक अस्पताल निर्माणाधीन होने वाला है। उसका सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी लगा हुआ है, जो पेशेंट्स को उसमें हम लोग ऑक्सीजन देने के लिए सक्षम हैं। एक ट्रॉमा सेंटर भी है 50 बेड का, जो फुली पूर्ण तक कार्यरत है। तो इस तरह से एक PHC से आज एक ट्रॉमा सेंटर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो 2006 और आज के बीच में बनकर तैयार हुआ है। आप दर्शकों को मैं बता दूं कि इसकी सुविधाएं आप लोग को मिल रही है और भी मिलेगी। यहाँ आकर के इसका भरपूर फ़ायदा लें। तो दर्शकों, हड्डी रोग से जुड़ी तमाम जानकारियां हम लोगों ने ली डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी से। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे दर्शक को तमाम जानकारियां देने के लिए। तो दर्शकों, अब दीजिए मुझे इजाजत। फिर मुलाकात होगी हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के अगले अंक में।